हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशांत ट्रिकी मैथ्स में। मैं निशांत शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए हैं। अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पढ़ा और समझा। अब आज हम आपको पार्ट 4 पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको पार्ट 3 में पढ़ाया था कि किसी भी दो चीज़ का प्रोडक्ट अगर फिक्स हो तो उसका रेशियो आपस में इन्वर्स होगा। मैंने आपको बताया था, एक बार रिविजन करा देता हूँ कि किसी भी दो चीज़ का प्रोडक्ट, एक संख्या है ए और एक गुणे बी, ये अगर के के बराबर है यानी प्रोडक्ट इसका के आ रहा है और फिक्स है। किसी भी दो चीज़ का अगर प्रोडक्ट फिक्स हो तो इन दोनों के रेशियो क्या होंगे, मैंने आपको बताया था उल्टे होंगे, इन्वर्स होंगे। मैंने आपको इतना बताया था कि किसी भी दो चीज़ का प्रोडक्ट अगर फिक्स हो तो उसका रेशियो क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो उस पर मैंने आपको 2-3 सवाल भी कराए थे। उसके बाद वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शूट तो वीडियो हुई थी लंबी, लेकिन पूरा नहीं आ पाया था, तो मैं कुछ 2 ही 3 सवाल करा पाया था। उसके बाद आज चलिए थोड़ा उसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ और सवाल करते हैं, ताकि आपका ये वाला पोर्शन मजबूत हो जाए कि ए बी प्रोडक्ट अगर फिक्स हो तो उसका रेशियो इन्वर्स होगा। तो चलिए, हमने आपके लिए एक सवाल लिया है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि एक शहर में 60% पुरुष विवाहित हैं और 40% महिलाएं विवाहित हैं। अच्छा दोस्तों, साउंड अच्छा आ रहा है ना? साउंड अगर क्लियर आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। आप लोगों को वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए, तभी आपको हमारा मोटिवेशन भी मिलता है हमें और वीडियो बनाने का। आप लोग लाइक ही नहीं करते तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का, तो फिर भी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। हमारा सवाल कह रहा है कि एक शहर में 60% पुरुष विवाहित हैं और 40% महिलाएं विवाहित हैं। यह मानते हुए कि कोई भी एक से अधिक बार शादी नहीं करती है या करता है तो कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ध्यान से पढ़िएगा आपको और खुद से लगाने का प्रयास करिए, शायद आपसे हो जाए। उसके बाद अगर आपको तब नहीं आए तब देखिए वीडियो, तो आप कोशिश किए होंगे लगाने का। तो चलिए मैं बताता हूँ, देखिए क्या होगा, कैसे होगा। कह रहा है कि एक शहर में 60% पुरुष विवाहित हैं। जो मेल हैं वो किसी शहर में 60% पुरुष विवाहित हैं, और जो फीमेल हैं, फीमेल यानी महिलाओं का में 40% महिलाएं विवाहित हैं। तो यानी 60 अगर पुरुष विवाहित है तो 40 महिला विवाहित है। अगर मैं इसे काट दूँ तो बचते हैं 60, 20 दूनी 40, यानी कि प्रतिशत जो शादीशुदा हैं लोगों हैं उनका प्रतिशत कितना है, 3 से 2 हो रहा है। तो आप बताइए टोटल जनसंख्या यानी जनसंख्या कितना होगा, टोटल जनसंख्या 2 से 3। बताइए, अगर प्रतिशत में 60% पुरुष विवाहित हैं और 40% महिलाएं हैं, तो यानी कि 2 पुरुष होंगे, 3 महिलाएं होंगी। तो अब कह रहा है सवाल, ये जनसंख्या आ गया मेरा। अब कह रहा है सवाल कि टोटल जनसंख्या में 60% पुरुष विवाहित हैं। 2 अगर पुरुष हैं तो उसका 60% विवाहित है। तो आप बताइए कितना होगा 2 का 60%। 6 दूनी 12 यानी 1.2 होगा। 2 का 60% 1.2 होगा। और फिर कह रहा है और 40% महिलाएं विवाहित हैं। महिलाएं कितनी विवाहित हैं, 40%। तीन अगर महिलाएं होंगी, 3 का 40% विवाहित है, तो इसका आएगा 4 3 12 यानी इसका भी 1.2 आ रहा है। तो आप बताइए, आप कहा है कि यह मानते हुए कि कोई भी एक से अधिक बार शादी नहीं करता है, यानी कि जितना महिला विवाहित होगी उतना ही पुरुष विवाहित होंगे। तो आप बताइए, आ गया ना बराबर बराबर। अगर 1.2 पुरुष विवाहित है तो 1.2 महिला भी विवाहित होगी। टोटल आ गया हमारा कितना विवाहित है, टोटल मिलाकर कहा है कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं। तो पुरुष तो 1.2, महिला भी 1.2, टोटल हो गया 2.4 विवाहित हैं। अच्छा दोस्तों, कितने में से टोटल कितने लोग विवाहित हैं, यानी टोटल जनसंख्या में से पूछा है। तो आप बताइए टोटल जनसंख्या यहाँ कितना है, 3 महिला 2 पुरुष, यानी 3 2 5। 5 में से 2.4 विवाहित है, 5 में से 2.4 विवाहित है, लेकिन हमें ले आना है प्रतिशत में। ठीक है, पूछा है प्रतिशत में लोग कितने विवाहित हैं। तो आपको मैंने बताया था कि प्रतिशत में किसी भी भिन्न को बदलना हो तो उसके लिए 100 से गुणा करते हैं। तो आप बताइए, इस दशमलव का यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1। जितना अंक बाद 0 दशमलव रहता है उतना 0 नीचे आ जाता है। 1 अंक बाद दशमलव था तो मैंने 1 0 लगा दिया अपने मन से, दशमलव हट गया, तो आ गया 24/50 × 100। अच्छा, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 50 दूना 100, 24 दूना 48%। आपसे पूछा था कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, तो 48% लोग विवाहित हैं।
ये ऑप्शन बी आपका आंसर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल था ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दोस्तों अगला सवाल लेते हैं एक इसी टाइप का। दोस्तों देखिए आपके सामने एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा सवाल है कि एक गांव की जनसंख्या 12,980 है। उसमें से 7/12 भाग पुरुष रहते हैं और शेष महिलाएं रहती हैं। 40% पुरुष विवाहित हैं, सभी विवाहकांगी होते हैं और उनके साथ उनकी जीवनसाथी रहती हैं। कितने प्रतिशत महिलाओं की शादी हो चुकी है? उसके बाद तो मत जाइए, ध्यान सवाल समझिए। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं। चलिए देखिए सवाल को देखिए, क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 12,980 है। तो आप बात को ध्यान समझिए। बहुत लोग क्या करेंगे कि 12,980 का 7/12 निकालेंगे, 12,980 का 7/12 निकालेंगे, फिर पुरुष का संख्या आएगा, फिर पुरुष का संख्या उसमें से घटा देंगे, फिर उसका 40% निकाल के ऐसे ऐसे करेंगे। कुछ मत करिए आप, कुछ मत करिए। देखिए क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि क्या करना है। अगर देखिए दोस्तों उसमें कह रहा है कि एक गाँव की जनसंख्या 12,980 है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, कितने प्रतिशत महिलाओं की शादी हो चुकी है। पूछा है कि कितने प्रतिशत महिलाओं की शादी हो चुकी है। तो एक बात ध्यान समझिए आप, कह रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाओं की शादी हो चुकी है, तो यहाँ पर पूछा है परसेंटेज में, और 12,980 ये जनसंख्या है, तो इससे कोई लेन देन नहीं है। हमें प्रतिशत में पूछा है, तो हम चाहे जैसे निकालेंगे प्रतिशत में। बस देखिए कैसे। उसमें फिर कह रहा है कि उसमें से 7/12 भाग पुरुष रहते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप 7/12 भाग में पुरुष रहते हैं, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? अगर 12 जनसंख्या है, अगर मैं मान लूँ कि टोटल जनसंख्या 12 है, तो उसमें से 7 पुरुष हैं और 5 महिला। इसका मतलब ये होता है कि 7/12वें भाग में से, यानी 12 में से 7 पुरुष रहते हैं। यानी अगर टोटल जनसंख्या 12 है, तो उसमें से 7 पुरुष तथा 5 महिला। ये मेल हैं, ये फीमेल है। ठीक है, कि अगर 7 पुरुष तो 5 महिला। अगर 12 जनसंख्या है तो उसमें से 7 पुरुष 5 महिला। इतना समझ में आया? ठीक है। अब कह रहा है कि और शेष महिलाएं रहती हैं, तो शेष यानी 5 महिलाएं रहती हैं। अगर 7 पुरुष है तो 5 महिला। टोटल जनसंख्या कितना? 12। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 40% पुरुष विवाहित है, मेल विवाहित है। तो बताइए मेल इसमें से है कौन? ये है 7। तो ये इसका कह रहा है कि 40% जो है वो क्या है? विवाहित। ठीक है, ध्यान समझिए। इसका जो 7 पुरुष, अगर मैं मान लूँ कि 7 पुरुष है, तो उसमें 7 का 40% विवाहित है। कह रहे थे 40% पुरुष विवाहित है। अगर 7 पुरुष है तो उसका 40% विवाहित है। तो आप बता सकते हैं कि 7 का 40% कितना होता है? 7 चौक 28 यानी 2.8 आएगा। देख लिए, समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए यहाँ से 7 का 40%, तो क्या करेंगे? 7 गुणे 40/100। मैंने आपको बताया था परसेंट मतलब बटा में 100। 0 से 0 काटो, 7 चौक 28/10। अब जब आप 10 में 28 से भाग करेंगे तो देखिए 2 अंक है, तो 2 अंक बाद एक, यहाँ पर एक बाद दशमलव है, तो यहाँ एक अंक बाद लगा दीजिए। 1 0 है तो जितना 0 उतना अंक बाद दशमलव। 1 0 था, 1 अंक बाद दशमलव लगाया, कितना आया? 2.8। तो वही मैं किया, कोई अलग से नहीं किया। अब मैं कह रहा हूँ कि जब 2.8 मेल यानी कि पुरुष विवाहित है, तो 2.8 महिला विवाहित होगी। तो कई बच्चे कहेंगे नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी ना है कि जितना पुरुष विवाहित हो उतना महिला। कोई कोई तो 2-2 3 शादी करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि सभी विवाह एकांगी होते हैं, यानी एक पुरुष एक महिला शादी होगा। इसमें एक शर्त नहीं है कि कोई भी कितना भी शादी करे। एक पुरुष एक महिला से एक पुरुष की शादी एक महिला से ही होगी। इसमें एक खुद शर्त दिया हुआ है कि सभी विवाह एकांगी होते हैं, उनके साथ उनकी जीवन साथी रहती हैं। तो अगर 2.8 विवाहित आ रहा है हमारा पुरुष, तो 2.8 विवाहित होने चाहिए महिला भी। जितना पुरुष विवाहित होगा उतना ही महिला विवाहित होगी, क्योंकि एक पुरुष की शादी एक महिला से हो रही है। बात को ध्यान समझिएगा गहराई से। तो अगर 7 जनसंख्या था मेल का, मतलब पुरुष 7 थे, तो उसमें उसका 40% विवाहित है, यानी 2.8 विवाहित था। तो 2.8 महिला विवाहित होगी, तो 2.8 महिला विवाहित है। लेकिन यही पूछा है कि कितने प्रतिशत महिला विवाहित है, ये नहीं पूछा है कितनी महिला विवाहित है। 2.8 महिला विवाहित है, लेकिन कितने प्रतिशत पूछा है। तो आप बताइए 2.8 महिलाएं विवाहित हैं, टोटल कितने महिलाओं में से? 5 महिलाओं में से। 5 महिलाओं में से 2.8 महिला विवाहित है, लेकिन लाना हमें परसेंटेज में है, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं। आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ से अगर आप गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा। अब 28 दूना 56 और एक जीरो और उतरेगा, लेकिन ये दशमलव से ये जीरो कट जाएगा। क्या है? 28
दूना 56 यानी कि 56% आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखिएगा ये कितना अच्छा सवाल था, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से भी बताया इस सवाल को, और समझ में पक्का आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा, लेकिन अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस पे हम कुछ अलग आयकर वाले भी सवाल लेते हैं। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका इनवर्स रेशियो। मैंने जितना इनवर्स रेशियो का जितना कॉन्सेप्ट है मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल लेंगे अब। चलिए दोस्तों रुकिए। देखिए दोस्तों, अब आयकर वाले सवाल शुरू हो गए हैं। देखिए दोस्तों, ये भी सवाल बहुत ही सरल होता है। इसमें भी रेशियो इनवर्स कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखिए कराया कि एक आदमी की आय में 1800 रुपये की वृद्धि होती है और देकर 18% से घटाकर 15% कर दिया जाता है। दोनों ही मामलों में 29% आयकर मुक्त है, तो देकर समान है, तो प्रारंभिक आय ज्ञात करें। मतलब प्रारंभिक आय बताइए क्या है। तो कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए कराया कि एक आदमी की आय 1800 रुपये की वृद्धि होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि देकर 18% से घटाकर 15% कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति था, उसकी आय मतलब कमाई, उसकी कमाई में 1800 रुपये की वृद्धि होती है। मतलब जितना पहले कमाता था उसमें 1800 रुपये की अब वृद्धि हुई। तो जो देकर उसको जो कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, इनकम टैक्स, जो ज़्यादा कमाता है उसको देना पड़ता है। तो जो देकर उसका था वो पहले 18% था, अब क्योंकि कर तो बढ़ा है तो अब 18% से घटाकर 15% कर दिया। लेकिन अब भी दोनों ही मामलों में 29% आयकर मुक्त है, उसको छोड़िए। देखिए इस लाइन से आपको कोई मतलब नहीं है, और मैं भी प्रूव भी करूंगा कि इस लाइन से आपको क्यों मतलब नहीं है। तो कह रहा है कि देकर समान है, इस लाइन को पहले आप काट दीजिए। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों। 29% आयकर मुक्त है तो देकर समान है, यानी कि पहले 18% से घटकर 15% कर दिया जाता तो है, लेकिन देकर समान है। उसको जो पहले जितना देना पड़ता होगा उतना अब भी देना पड़ता है। तो पूछा है कि प्रारंभिक आय ज्ञात करें। तो दोस्तों मैं पूछूं कि इनकम टैक्स या इनकम टैक्स में लिखता हूँ, रुकिए, इनकम टैक्स IT, ठीक है। इनकम टैक्स से क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे 18% से घटकर 15% कर दिया गया, ठीक है। इनकम टैक्स 18% से घटाकर 15% कर दिया गया। 3 6 18, 3 5 15, आप कहेंगे कि 6 से 5 कर दिया गया। तो आप बताइए टोटल इनकम कितना होगा, बताइए टोटल इनकम कितना होगा। उसकी कुल आय कितनी होगी, 5 से 6। मैंने आपको बताया था रेशियो इनवर्स कॉन्सेंट्रेशन लगाना है। अगर ये 6 से 5 होगा तो वो 5 से 6 होगा। अब कह रहा है कि एक आदमी की आय में 1800 रुपये की वृद्धि हुई। आप अपने दिमाग से सोचकर बताइएगा कि अगर मैं मान लूँ कि पहले मेरी आय 5 थी, अब हो गई 6, यही इसका अर्थ है ना, कि पहले आय 5 थी अब हो गई 6। तो आप बताइए 5 से 6 होने में कितनी की वृद्धि हो रही है, 5 से 6 होने में कितनी वृद्धि हो रही है, एक की। आप कहेंगे कि 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 6 आता है, यानी कि 5 से 6 पर पहुंचने के लिए 1 की वृद्धि होगी। 5 में 1 जोड़ेंगे तब 6 आएगा, और मैं तो कह रहा हूँ कि 1 की वृद्धि हुई, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि 1 की वृद्धि हुई। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि एक आदमी की आय में 1800 रुपये की वृद्धि हुई। तुम गलत हो, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। हमारे हिसाब से तो 1 वृद्धि हो रही है। देखिए 5 से 6 होने पे 1 की वृद्धि हुई, लेकिन सवाल में खुद कह दिया कि नहीं 1 की वृद्धि नहीं, यहाँ पर एक आदमी की आय में 1800 रुपये की वृद्धि होती है। तो मैं कहूँगा कि मेरा भी 1 वृद्धि हो रहा है, मेरा भी सही है, तुम्हारा भी सही है। मैं मान लूँगा, चलो ठीक है, तुम बहस मत करो, मेरा भी सही है, तुम्हारा भी सही है। तो आप बताइए, अब यहाँ से एक का मान में पता चल जाएगा कि एक का मान 1800 रुपये है, मान लेंगे, ठीक है। हमारा 1 बढ़ा, तुम्हारा 1800, मतलब एक का मान 1800, बात खत्म। तो पूछा है कि प्रारंभिक क्या ज्ञात करें। तो प्रारंभिक क्या बताइए, पहले 5 थी अब 6 हुई, यानी प्रारंभिक आय तो 5 थी, तो मुझसे 5 का मान पूछा है। तो आप बताइए जब 1 का मान 1800 तो 5 का मान कितना होगा, 18 25 90, 2 जीरो लगाइए, 9000। यह आपका आंसर ऑप्शन सी प्रारंभिक आय में मिल गया। अब ये था दोस्तों, ये तो हमारा तरीका था रेशियो इनवर्स, ना आपको एक्स मान है ना कुछ, सीधा हमारा आंसर आया। अब मैं आपको यहीं कोपचे में थोड़ा जगह पर बता देता हूँ आपको एक्स वाला तरीका, बड़े वाला तरीका, वो भी आप जानते रहिएगा, वो भी आपको जरूरी होगा। देखिए दोस्तों, हो जाएगा, हट जाएगा, उम्मीद करता हूँ। अगर दोस्तों मैं मान लूँ कि एक आदमी की आय में 1800 रुपये वृद्धि होती है, छोड़िए,
अगर मैं मान लूँ कि प्रारंभिक आय मेरी पहले की आय हमारी कितनी हो, आय है x मान लेते हैं, ठीक है। मान ली कि हमारी प्रारंभिक आय कितनी थी, x रुपये। पहले मैं x रुपये कमाता था। अब चूंकि 1800 रुपये वृद्धि हुई तो अभी x प्लस कितना हो जाएगा, 1800। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर एक आदमी की मान लीजिए आय 1800 रुपये है तो कितना हो जाएगा 1800 रुपये वृद्धि के बाद, x प्लस 1800। अब कह रहा है कि आदमी की 1800 रुपये वृद्धि होती है और देकर 18% से घटाकर 15% कर दिया जाता है। पहले आय का आप 18% कर देते थे, अब उसी आय का आपको 15% कर दिया जाता है, लेकिन आयकर समान है। कब? दोनों ही मामलों में 29% आयकर मुक्त है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक बात और समझना होगा आपको कि 29% आयकर मुक्त है। आयकर अगर मान लें हम 100% होगा तो उसमें 29% आपको मुक्त है, 29% पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो आप बताइए कितने पर लग रहा होगा, 71% पर क्या? हाँ, 71% पर। अगर 100 हमारा टोटल आय है तो उस पर कह रहा है कि 29% आयकर मुक्त है, आपको 29% का टैक्स नहीं देना होगा। तो मैं तो खुशी हुआ, लेकिन हाँ, 71% का तो लगेगा टैक्स। तो ये जो 18% और ये 15% लग रहा है, ये 71 करके 71% का ही लग रहा है। तो इसका भी 71% और इसका भी 71%। तो आप बताइए, और अब कह रहा है कि देकर समान है, ये भी देकर, ये भी देकर, और दोनों देकर समान है। तो आप बताइए 71% से 71% कट जाएगा नहीं, यहाँ पर गुणा में उतर जाएगा, भाग में बटा में 71 आ जाएगा, 71 से 71 कट जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हर सवाल में आपको देगा कि 29% आयकर मुक्त है, 30% आयकर मुक्त है, लेकिन इससे आपको कोई लेन देन नहीं है। आप मेरा तरीका लगाइए, कुछ छोड़िए, ये सब भूल जाइए। 29% आयकर मुक्त है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 29% यहाँ पर भी मुक्त है, वहाँ पर भी मुक्त है, तो दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं कहा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है कि x का 18% बटे 100, 18% मतलब 18 बटे 100 बराबर है x प्लस 1800 के कितने, 15 बटे 100। देखिए 15%, x प्लस 1800 का 15% और यहाँ पर x का 18%। अब बताइए 100 से 100 काट देंगे, यहाँ से आप काट सकते हैं, कितना काटेंगे हम, अगर 3 से काट दे, 3 छक 18, 3 बचे 15, 6 गुड़े x 6x बराबर 5x 5। देखिए इसका गुड़ा, देखिए ब्रैकेट है, इसका गुड़ा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो 5 गुड़े x 5x। इतना तो बेसिक आपको आता होगा, और अगर इतना भी नहीं आता तो आपको पढ़ने का बेकार है, इसका अर्थ कोई निकलेगा नहीं निकलेगा, आपको इतना तो आना चाहिए ना। तो इसका गुड़ा इसमें भी होगा, इसका गुड़ा इसमें भी होगा, तो 18 गुड़ा 5, 18 पचे 90, 9000। यहाँ से x कितना आ जाएगा, देखिए 6x प्लस x है, इधर आएगा माइनस x होगा, 6 में से 5 जाएगा, 1x बराबर 9000। और यही हमने क्या माना था, प्रारंभिक आय। तो आय हमारा x माना था, तो x कितना आया, 9000। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास तो दिमाग है ही, आप दिमाग से सोचिए कि इतना लगाएंगे या इतना लगाएंगे। परीक्षा में आपको समय बचाना होता है, तो आप इस तरीके को फॉलो करिए। देखिए आपको इतना ही शॉर्टकट तरीके में आपको आंसर आ जाएगा। और मुझे तो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मुझे लगाना होगा तो मैं तो सीधा कहूँगा कि 3 छक 18, 3 पचे 90, 6 से 5 यानी 1 की वृद्धि, 1 का मान 1800, तो पूछा है 6 का मान, 18 पचे 90, सीधा 5 का मान 18 पचे 90, 9000 उत्तर आ जाएगा हमारा। अगर मुझे लगाना हो तो ऐसे लगाएंगे, तो आप भी सीख जाएंगे। आपको बस प्रैक्टिस करना होगा बार बार। और इन सवालों का आप नोट्स बनाइए काजी का, और उससे नोट्स बनाकर उसे बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार, तभी आपका मैथ सुधर सकता है, वरना तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा तो पढ़ने में। ठीक है, तो अगला सवाल, एक और सवाल लेते हैं इस पर, उसके बाद तब हम वीडियो को रोक देंगे। चलिए एक सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने अगला सवाल लिया हुआ है कि एक व्यक्ति की आय में 4000 रुपये की वृद्धि होती है और कर की दर 14% से घटाकर 12% कर दिया जाता है, लेकिन देकर समान है। ठीक है, देकर समान है। यदि पहली और दूसरी स्थिति में क्रमशः 20% और 30% आयकर मुक्त है। यही बात इसमें अलग कहा है कि 20% और 30% आयकर मुक्त है। अभी तक आप जो सवाल लगाए, जो पहला जो मैंने आपको सवाल भी जस्ट कराया, उसमें था कि 29% आयकर मुक्त है दोनों दिशाओं में। तो 29% से 29 मतलब 71 कट जाता था, लेकिन इसमें 20% तो 30% आयकर मुक्त है, मतलब इसमें 20% और उसमें 30% आयकर मुक्त है। तो उसकी वर्तमान आय ज्ञात करें। तो देखते हैं कि इस सवाल को आप रोक कर खुद से प्रैक्टिस लगाने की कोशिश करिए।
देखते हैं कि इसमें कौन कौन मेरा तरीका लगा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा, रोक कर खुद करने का प्रयास किया होगा। और दोस्तों यहाँ पर के का मतलब 1000 होता है, आप जानते ही हैं। तो यानी है 12,000, 10,000, 9,000, 28,000, 16,000 ऑप्शन दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ लगाए होंगे। तो चल ठीक है, मैं लगाता हूँ। कि कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 4,000 रुपये की वृद्धि होती है। छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि कर की दर 14% से घटाकर 12% कर दिया जाता है। पहले 14% था, 12% हुआ, लेकिन कर की देकर समान है तब कब, जब यदि पहली और दूसरी स्थिति में क्रमशः 20%, 30% आयकर मुक्त है। अगर मान लीजिए पहली और दूसरी स्थिति में, पहली स्थिति में 20% आयकर मुक्त है तो 80% तो लग रहा होगा नहीं। अगर मैं मान लूँ कि 100 कर होता है, हमेशा होता ही है, तो अगर 80 पर टैक्स नहीं लग रहा है तो आप कितने पर लग रहा हो? 20% नहीं लग रहा है, सॉरी। अगर 20 पर नहीं लग रहा है तो 80 पर तो लग रहा होगा, और 80 का 14% टैक्स है, ठीक है। और यहाँ पर 30% आयकर मुक्त है। अब बताइए, जब 30% तो मुक्त ही है तो कितना लग रहा होगा? 70% पर 70 लिखा का 12% कर दिएगा, मतलब 14 से 12 किया, किसका किसका? 80 का 14, 70 का 12। तो आप इसे हल कर सकते हैं। 14 पचे 70, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, यानी 4 से ये रेट है, टैक्स है, ठीक है। टैक्स क्या हो रहा है? 4 से 3, तो इनकम कितना होगा? 3 से 4। मैंने आपको बताया है ना, अगर रेशियो इनवर्स होता है इसमें, तो 4 से अगर 3 हो रहा है टैक्स, तो इनकम इसका 3 से 4 होगा। उसके बाद कह रहा है कि अगर आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि भैया 3 से 4 होने में 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 3 से 4 होने में 1 की वृद्धि हो रही है। और मैं तो कह रहा हूँ ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय में 4,000 रुपये की वृद्धि होती है। 1 रुपये की नहीं, 4,000 रुपये की वृद्धि होती है। तो यानी एक का मान 4,000 है, तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी वर्तमान आय ज्ञात करें, उसकी वर्तमान इस वक्त की। तो आप बताइए, पहले आय 3 थी, अगर मेरे हिसाब से पहले आय 3 थी, अब 4 हुई है, यानी वर्तमान आय तो 4 है, और एक का मान 4,000 है। तो मुझसे 4 का मान पूछ रहा है। तो बताइए, जब एक का मान 4 है तो मुझे 4 का मान चाहिए। 1,000, एक का मान 4,000 है तो मुझे 4 का मान चाहिए। तो 4,000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक का मान है ये। तो मैं गुणा करूँगा जब 4 में 4,000 से, तो 4 चौक 16, 3 जीरो द्वारा 16,000, यानी कि 16 की कहाँ है हमारा ऑप्शन? जहाँ होगा मार दीजिए, देखिए 16 की ऑप्शन ई। तो बहुत अच्छा सवाल। तो दोस्तों मैं इसको बड़े 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 तरीके से कर देता हूँ। देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय में 4,000 रुपये वृद्धि होती है, कर की दर 14% से घटाकर 12% कर दिया जाता है। देकर समान है, यदि पहली और दूसरी स्थिति में क्रमशः 20%, 30% आयकर मुक्त है, उसकी वर्तमान आय ज्ञात करें। तो मैं मान लिया कि प्रारंभिक आय मेरी पहले की आय कितनी थी? 100 रुपया माना, ठीक है। प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय कितना है? 100 रुपया मान लिया, ठीक है। मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लिया मैंने 100 रुपया। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय में 4,000 रुपये की वृद्धि होती है। पहले आय 100 रुपया थी, अब 1 प्लस 4,000 है। क्यों? क्योंकि 4,000 रुपये की वृद्धि होती है। आप जैसा कह रहा है वैसा करिए। देखिए, खुद कहा है व्यक्ति की आय में 4,000 रुपये की वृद्धि होती है, मैंने 4,000 रुपये बढ़ा दिया। अब ये मेरा पहले क्या है? प्रारंभिक आय थी, और ये अब की वर्तमान आय है। तो फिर कह रहा है कर की दर 14% से घटाकर 12% कर दिया जाता है, लेकिन देकर समान है तब, जब यदि पहली और दूसरी स्थिति में क्रमशः 20%, 30% आयकर मुक्त है। पहली स्थिति में 20% और दूसरी स्थिति में 30%। पहली स्थिति में 20% आयकर मुक्त है। बताइए, 20% आयकर मुक्त है तो कितना लग रहा होगा? 80% लग रहा होगा ना। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि होता है टोटल 100, जिसमें से 20% पर टैक्स नहीं लेता है। कंपनी छूट देती है कि 20% आय पर तुम्हारे टैक्स नहीं लेंगे। तो ठीक है, 20% मत नहीं लो, लेकिन 80% तो ले ही रहे हो। तो मैं कहा कि एक्स अगर मेरी आय है तो एक्स का 20% पर टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन एक्स के 80% पर टैक्स लगेगा, ठीक है। कहाँ? और दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है? बढ़ने के बाद 20% से 30% आयकर मुक्त है। जो पहले 20% थी, अब 30% आयकर मुक्त है। तो मैं कहा कि 30% अगर आयकर मुक्त है तो 70% लगेगा, क्योंकि होना चाहिए टोटल 100, तो इसका 70% आयकर मुक्त है। ये हमारा आ गया। अब इस पर कितना टैक्स ले? पहले स्थिति में 14% ना। दोस्तों बात को समझिए, बात ध्यान से देखिए। यहाँ पर कर की दर 14% से घटाकर 12% कर दिया जाता है। पहले मतलब पहले तो 14% थी,
लेकिन 14% से घटाकर अब 12% कर दिया जाता है। लेकिन अब जो ये टैक्स आया हमारा, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, ये पहले का है, ये अब का है, लेकिन ये खुद का है कि देकर समान है, जो आप टैक्स देते हैं वो समान है, तो मैंने समान कर दिया। बताइए कोई गलती की है? तो अभी तक आप तो कोई गलती नहीं की। आप कहेंगे कि यहाँ से x गुणे 80/100 गुणे 14/100 बराबर x प्लस 4000 का 70/100 गुणे 12/100। ठीक है, अब कहेंगे हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से आप काट सकते हैं 20 चौक 80, 20 पंचे 100। आप 4 से काटेंगे 25 चौका 100 होता है। ठीक है, और कुछ काट दीजिए, 0 से 0 काटेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 50, 2 तिहाई 6, 25 दूना 50। ठीक, अब 14 गुणे x, 14x, 25 पच्चे 125। ठीक है, और यहाँ से कितना रहा है x प्लस 4000। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, देखिए हमारा तरीका कितना सरल था, इससे आंसर आ गया, और इसमें अभी एक गुणा भाग करते रहिए आप। तो x प्लस 4000 गुणे 7 तिनिक 21, और अगर कहीं भी गलती हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए 25 गुणे 10 कितना होगा 250। थोड़ा यहाँ पर बेर कर लग तो नहीं रहा है, आ जाएगा, से आ जाएगा। देखिए तो अब क्या करेंगे 14x बटे 125 बराबर 21 गुणा x 21x प्लस 21 चौका 84, कितना जीरो है 3 जीरो, 3 जीरो लगा दिया बटे 250। अब क्या होता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, या तो आप काट लीजिए, छोड़ कर दीजिए। 125 दूना 250। देखिए भाग में था, उस तरफ जाता है गुणा हो जाता है, इससे यहाँ से हट जाता है, यहाँ पर आ जाता है गुणा में, गुणे 125 हो जाता। तो आप काट सकते थे 21 गुणा 125 दूनी 250, तो आप काट लेते। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से ये इसको, ये भी भाग में है, तो ये भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। समीकरण आप तो पढ़े होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं समीकरण। यहाँ अगर भाग है तो उस तरफ जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये 2 भाग में था, इस तरफ गया गुणा में हो गया, तो 14 दूना 28x। क्यों? क्योंकि भाग में था, वहाँ उस तरफ गया गुणा हुआ, तो 14 दूना 28x बराबर है किसके, देखिए क्या बचा है यहाँ से यहाँ तक 21x प्लस 84,000। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए प्लस 21x इधर आएगा माइनस 21x। क्यों? क्योंकि चर वाला एक तरफ, अचर वाला एक तरफ। आप लोग इसमें तो पढ़े होंगे। तो 28x में से 21x घटाएंगे तो 8 में से 1 7x आ जाएगा बराबर 84,000। आप 7, अब देखिए आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा हो जाता है, और गुणा उस तरफ जाता है तो भाग हो जाता है, तो बटा में आ जाएगा 7। तो ही मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। 7 का नम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, 3 जीरो उतारा, x कितना आया 12,000। तो आप कह रहे होंगे तो आंसर तो यही था, उसमें तो 16,000 आया था। तो दोस्तों उसमें बात समझिए, क्या पूछा है कि वर्तमान आय ज्ञात करें, और हमने प्रारंभिक आय को x माना था, यानी प्रारंभिक हमारी पहली की आय कितनी थी 12,000 रुपये। ठीक है, प्रारंभिक आय हमारी 12, हमारी पहले की आय हमारी 12,000 रुपये थी। लेकिन क्या करा है कि वर्तमान आय में 4,000 रुपये की वृद्धि होती है, तो 4,000 रुपये की वृद्धि होने के बाद वर्तमान आय हमारा तो कितना हो जाएगा, इसमें 4,000 रुपये जोड़ दीजिए, 12,000 प्लस 4,000 कितना आया 12 4 2 6 यानी 16,000। ये हमारा क्या है वर्तमान आय, वर्तमान आय। और ये हमारा क्या था 12,000 रुपये प्रारंभिक आय, मतलब पहले की आय तो हमारा 12,000 रुपये थी, और देखिए उसमें 4,000 रुपये जोड़ा गया, जब 4 रुपये की वृद्धि हुई तो 16,000 हो गई। तो वर्तमान आय तो हमारी यही है 16,000 रुपये। तो ये हमारा हो गया आंसर आपका, मैंने आपको बताया 16 के। तो आप इस तरीके से लगाइए आपका मन और चाहे तो मेरे तरीके से लगाइए, देखिए शॉर्टकट में आंसर लाइए। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं वीडियो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो अपलोड करने में भी दिक्कत होता है। तो यहीं तक वीडियो रखते हैं, और आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे मेहनत करके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।